So good afternoon, everyone. Welcome to Signia Healthcare Academy. And आज हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस के बहुत बेसिक्स चीजें हम सीखेंगे, लेकिन सीखने का तरीका होगा कि हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे. एंड ऑल दोज हु आर हियर, जो आज सीखने के लिए आए हैं, please make sure that you have a pen and a book so that in case you have any questions, you can write it down and you can post it after you have seen the video. And write, don't ratify the answers, try to understand the answers. And that is what I'm going to do today. Okay. So my name is Tankam Gomez. I'm the founder CEO of Signia Healthcare Academy. I'm a nurse by profession, and I'm very passionate about training nursing students and nurses. And through that, I hope that we can improve patient safety. With that, let me share my screen. Okay, as I mentioned, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस, ये पूरा इस डोमेन का क्लास नहीं है, सिर्फ हम बेसिक्स आज डिस्कस कर रहे हैं. आगे और भी वीडियो शायद हम डालेंगे करने के बाद, राइट? सो लेट्स गो अहेड एंड लुक एट द क्वेश्चंस नाउ वेरी क्विकली. हाउ लॉन्ग शुड यू वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर फॉर इफेक्टिव हैंड हाइजीन? तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि आपका आंसर क्या हो सकता है. आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है. तो चैट बॉक्स में कोई डालेंगे तो वहां से फिर मैं देखूंगी कि चैट बॉक्स में क्या आंसर आया है. जिसके पास मोबाइल कनेक्टेड है, दे कैन पुट आंसर्स हियर कि आपका आंसर क्या है. व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस? हाउ लॉन्ग शुड यू वॉश योर हैंड्स फॉर इफेक्टिव विद सोप एंड वाटर? How long should you wash your hands for effective hand hygiene? सोप एंड वाटर के साथ जब आप हाथ धोते हो तो आपको कितना सेकेंड वॉश करना चाहिए? I am waiting for the chat to answer. So please, somebody can answer whether it is 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds or 1 minute. जब हम सोप एंड वाटर से हाथ धोते हैं तो हमें कितना देर वॉश करना चाहिए? सो आई गॉट एन आंसर 20 seconds. सो दैट इज करेक्ट. इसमें ये जो टाइमिंग है, हैंड हाइजीन की जो टाइमिंग है, इसको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? सो दैट इज द करेक्ट आंसर, 20 seconds. तो सोप एंड वाटर से जब आप हाथ धोते हो 20 सेकेंड से 1 मिनट नहीं है, 5 सेकेंड नहीं है, 10 seconds नहीं है. ये सब पहले से तय है. ये आप नहीं तय करते हैं, हम आपको सिखाते हैं. तो 10 seconds हमेशा याद रखना है, ठीक है? So let's go to the next question. Just give me a minute. Which of the following is not a type of hand hygiene? जो नीचे लिखे हैं उनमें से कौन सा हैंड हाइजीन का एक टाइप नहीं है? अभी आप लोगों को ये समझना चाहिए, हैंड हाइजीन एक बड़ा चीज है. मतलब हाथ को साफ करना हैंड हाइजीन है. उसके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन वो तरीके क्या है, इसमें से आंसर में आपको बताना है कि नॉट अ हैंड हाइजीन. कौन सा है जो हैंड हाइजीन नहीं है? तो आप लोग अपने नोट में लिख के आंसर को चेक कर सकते हैं. मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ कि मुझे कोई आंसर आया कि नहीं. वेदर इट इज ए, बी, सी और डी. कि रूटीन हैंड वॉशिंग, इज दैट अ हैंड हाइजीन? हैंड सैनिटाइजेशन with alcohol based hand rub, is that a type of hand hygiene? Wearing gloves at all times, is that a type of hand hygiene? Surgical hand scrub, is that a type of hand hygiene? This is the question. तो इसमें से नॉट अ टाइप आपको सेलेक्ट करना है. नॉट अ टाइप जो नहीं है, हैंड हाइजीन का हिस्सा नहीं है, वो क्या है? ओके, काफी लोगों ने ऑलरेडी आंसर दिया है कि सी 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 सी. किसी ने बीच में लिखा कि नहीं, हैंड रब. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब हैंड हाइजीन आप करते हो, हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन एक बड़ा सा वर्ड है. इसके नीचे अलग तरीके का हैंड हाइजीन होता है. एक होता है आपका हैंड वॉश,
जो आप सोप एंड वाटर के साथ करते हैं, दैट इज वन। एंड सेकेंड वन इज हैंड रब के साथ जो करते हैं उसको भी हैंड हाइजीन बोलते हैं। जो हैंड सर्जिकल हैंड स्क्रब है वो भी आपका हैंड हाइजीन ही है। वो तीनों में हम हाथ को सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका इंडिकेशन अलग अलग होता है। तो अभी के लिए आपको ये समझना है कि हैंड हाइजीन बोलने से सिर्फ हैंड रब नहीं होता है, सिर्फ सोप एंड वाटर हैंड वॉश नहीं होता है, उसके नीचे सब कुछ आता है। सोप एंड वाटर से आप हैंड वॉश करते हो, हैंड रब लगाते हो या सर्जिकल हैंड रब कर रहे हो, ऑल ऑफ दम कम अंडर हैंड हाइजीन। ठीक है, so that is done and now let's go to the next question. Which of the following is not क्वेश्चन है कि नहीं है, WHO का 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन का पार्ट में नहीं है। हॉस्पिटल्स में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन बोला है। ये मोमेंट्स क्यों बोला है? ये मोमेंट्स इसलिए शॉर्टलिस्ट किया है कि ये 5 मोमेंट्स को अगर हम ध्यान से करेंगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन से हम बचा सकते हैं, इसलिए ये 5 मोमेंट्स को हम फॉलो करते हैं। ये सब कुछ जो इतनी बड़ी अथॉरिटी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये 5 मोमेंट्स क्या क्या है। तो इसमें से कौन सा नहीं है जो 5 मोमेंट के अंदर बताया गया है, तो उसका आंसर चाहिए। तो लेट्स सी, कैन इन द चैट बॉक्स कोई डाल सकते हैं, आपने अपने नोटबुक में लिखा भी होगा। 12:54, is that the correct answer? Let's see, before touching a patient, yes, that is part of the 5 moments of hand hygiene. Before and after touching the patient, वो 2 moments हो गया। Before aseptic procedures, वो भी 5 moments के अंदर आता है। After eating a meal is not part of the WHO 5 moments of hand hygiene. लेकिन जब आप नॉर्मल हैंड हाइजीन पढ़ते हो कि आपको कब कब हाथ धोना चाहिए, कम्युनिटी में सिखाते हैं तो हम बोलते हैं खाने से पहले करना है, खाने के बाद करना है, टॉयलेट यूज करने के बाद करना है, लेकिन WHO को 5 मोमेंट्स के अंदर वो नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, आफ्टर ईटिंग ए मील, बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट वन ऑफ द WHO's 5 moments of hand hygiene. Okay, great. So let's move on to the next question. Just give me 1 second. So in which of the following situation should healthcare workers change their gloves and perform hand hygiene? मतलब ऐसा कौन सा मौका है जहां हेल्थ केयर वर्कर में आप भी आते हैं, मैं भी आती हूँ, जो मुझे हैंड हाइजीन करना है ग्लव्स चेंज करने के बाद? आंसर, every 8 hours, whenever gloves have a visible tear or defect, at the start of their shift, after handling non-infectious materials. अब ये हिंदी में बोलेंगे, हाँ 8-8 घंटे में आपको ग्लव्स निकाल के हाथ धोना चाहिए, या कभी भी जब आपने ग्लव्स पहना है अगर उसमें कोई कट या टेयर हो गया, होल हो गया, तो उसी टाइम आपको ग्लव्स उतार के हैंड हाइजीन करना है। जब हैंड हाइजीन बोलते हैं तो उसमें हैंड वॉश भी होता है, हैंड रब भी होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे वो कब क्या करना चाहिए। एट द स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट, स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट में हैंड हाइजीन हम करते हैं लेकिन ग्लव नहीं चेंज करते, तो वो आंसर भी सही नहीं है। आफ्टर हैंडलिंग नॉन इन्फेक्शियस मटेरियल, इन्फेक्शियस मटेरियल को हैंडल करने के लिए आपको ग्लव्स तो पहनना है। नॉन इन्फेक्शियस मटेरियल का उसमें कोई इंडिकेशन नहीं है कि आपको ग्लव्स पहनना है, तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा कि कहाँ आपको अपने ग्लव्स को चेंज करना चाहिए? आंसर ऑलरेडी आ चुका है कि whenever gloves have a visible tear or defect, डिफेक्ट का मतलब कोई होल हो जो भी है, तो आंसर आपका ये है। ग्लव्स कभी भी आपका कट जाए, फट जाए और आपको लगता है कि होल है,
तो उस टाइम आपको ग्लव्स निकालना है और हैंड हाइजीन करना है। एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखना, ग्लव्स पहनने से पहले और ग्लव्स उतारने के बाद, इमीडिएटली बिफोर वेयरिंग द ग्लव्स, इमीडिएटली आफ्टर वेयरिंग द ग्लव्स, आपको हैंड हाइजीन करना है। मतलब ये अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, पिछले 40 साल में कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने भी यही सीखा है, आज भी वही सीख है। तो ये अपने पल्ले बांधना बहुत जरूरी है कि यू हैव टू डू दैट। तो आपको पता है, तो आप गलत नहीं करेंगे। कभी भी गलती से आप ग्लव्स निकाल के फोन को नहीं उठाएंगे। ग्लव्स आपका हैंड हाइजीन का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The following occasion mandates hand hygiene with soap and water. कि ये नीचे एक आंसर ऐसा है जब आपको सोप और पानी के साथ ही हाथ को साफ करना है, हैंड रब नहीं यूज कर सकते। वो कौन सा मौका है जहां आपको हमेशा सोप एंड वाटर ही करना है, हैंड रब का मतलब अल्कोहल बेस्ड हैंड रब नहीं यूज कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? सो आंसर्स आर कमिंग इन। ओके, आपने भी नोटबुक में लिखा होगा आंसर क्या है। अपने आप को चेक कर सकते हो ना, आप पहले से आंसर लिखेंगे तब आप चेक कर सकते हो, खुद को बोल सकते हो कि हाँ मेरा आंसर सही था। तो इसमें बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, ये सब डब्ल्यूएचओ का मोमेंट तो है, लेकिन उसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपको सोप एंड वाटर ही यूज करना है। आप उसमें हैंड रब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि जब आपके हाथ देखने में गंदा है और आपको पता है कि कुछ लगा है, तब आप हैंड रब नहीं यूज कर सकते हैं। तब आपको हमेशा सोप एंड वाटर से हाथ को धोना है। whenever the hands are visibly soiled, मतलब आपको दिख रहा है या आपको फील हुआ है कि पेशेंट का कोई सेक्रीशन आपके हाथ में लग गया, जब पेशेंट को आप केयर कर रहे थे, पेशेंट को कुछ लग गया, तो आपको सोप एंड वाटर से हाथ को धोना बहुत जरूरी है। एक बोनस बोनस इंफॉर्मेशन में देती हूँ। एक इन्फेक्शन है जो पेशेंट को डायरिया होता है, इंडिया में इतना वो पॉपुलर नहीं है। दिस इज डायरिया कॉज्ड बाय an organism called Clostridium difficile. ओके, तो ये मोस्टली आईसीयू वगैरह में जो पेशेंट को बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक मिलता है, उनको डायरिया होने की चांसेस है। ये ऑर्गेनिज्म से जब डायरिया होता है तो हैंड रब हटा ही देना चाहिए, क्योंकि वो कहीं से भी वो मरता नहीं है, उसको सोप एंड वाटर से ही धोना पड़ता है। बोनस क्वेश्चन, बोनस आंसर है ये। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है कि ये जब पेशेंट को डायरिया होता है, डायरिया की वजह अगर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल या सी डिफ बोलते हैं, तो वहां आपको सोप एंड वाटर ही यूज करना है, हैंड रब नहीं यूज कर सकते। और जब आपका साफ नहीं है, आपको दिख रहा है कि हाथ साफ नहीं है, कुछ लगा हुआ है, तो आपको हमेशा सोप एंड वाटर यूज करना है। उसके ऊपर से अल्कोहल रब नहीं काम करेगा, तो यू शुड नॉट यूज दैट। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the primary goal of cleaning and disinfecting in healthcare setting? तो ये सब आप लोगों को पता है, ये आप स्टूडेंट हो तो इट डजेंट मैटर। सबको पता है कि हमारे अस्पताल में बहुत सारा क्लीनिंग डिसइंफेक्शन चलता रहता है। क्लीनिंग जो आप घर में भी करते हो, डिसइंफेक्शन तब करते हो जब आपको कोई डिसइंफेक्टेंट यूज करना होता है। मान लो मैंने अल्कोहल स्वैब से अपना फोन साफ किया, तो मैं उसको डिसइंफेक्ट कर रही हूँ। नॉर्मल वेट टिश्यू से अगर मैं कर रही हूँ तो मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी गोल, ये क्लीनिंग डिसइंफेक्शन सब हॉस्पिटल में क्यों चलता रहता है, उसका प्राइमरी गोल क्या है? एनहांस इन द सेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, इसका मतलब कि जो हॉस्पिटल है उसका अच्छा स्मेल होना चाहिए,
या रिमूविंग ऑन विजिबल डर्ट एंड डेब्री, इसका मतलब जो भी आपको गंद दिख रहा है उसको सफाई करना चाहिए, या प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से रोकना है, या रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन, मतलब वो बार बार नहीं धोने के लिए आप अच्छे से उसको साफ करते, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो लेट्स सी, आंसर्स आ रहे हैं, बी आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन है। क्लीनिंग प्रोसेस में आप डर्ट डेब्री निकालते हो, डर्ट एंड डेब्री आप घर में साफ करते हो तो हम झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगा के पूरा गंदगी निकाल दिया, उसके बाद हम लाइसोल डाल के डिसइंफेक्ट करते हैं, राइट? इसका मतलब ये आंसर सही नहीं होगा, तो आंसर ये है। हॉस्पिटल के अंदर क्लीनिंग डिसइंफेक्शन इसलिए करते हैं, मुद्दे की बात, कि आपका इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होना चाहिए, कहीं से भी किसी को नहीं स्प्रेड होना चाहिए। एनवायरनमेंट से पेशेंट उठा सकते हैं इन्फेक्शन, आप उठा सकते हो, यस। तो क्लीनिंग डिसइंफेक्शन का इधर करेक्ट आंसर ये है। अगर सिर्फ क्लीनिंग होता क्वेश्चन में तो ये आंसर भी सही बैठ जाता, लेकिन उसमें डिसइंफेक्शन नहीं। डिसइंफेक्शन क्लीनिंग के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं होता। ओके, सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन लिख के रख सकते हैं, जब हमारा खत्म हो जाएगा सेशन तब आप क्वेश्चन मतलब चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following best describes cleaning in context of infection control? अब ये क्लीनिंग के बारे में, कि क्लीनिंग इन्फेक्शन कंट्रोल में, क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है इन्फेक्शन कंट्रोल में, तो हम क्लीनिंग क्यों करते हैं? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। चैट बॉक्स में देखें, क्लीनिंग में क्या हम केमिकल्स यूज करते हैं जिसको पैथोजेंस को मारने के लिए, या हम क्लीनिंग से सिर्फ रिमूवल ऑफ विजिबल डर्ट एंड डिब्री, कीपिंग सर्फेसेस ड्राई एट ऑल टाइम्स, ट्रीटिंग सर्फेसेस विथ हीट, ये सब इन्फेक्शन प्रिवेंशन के अंदर आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ क्लीनिंग के ऊपर है। तो इसमें आपका आंसर है रिमूवल ऑफ डर्ट एंड डेब्री। डेब्री मतलब कोई पीस या टूटा कोई चीज है, जो भी है जो पड़ा रहता है उसको डेब्री बोलते हैं। डर्ट तो आपको पता ही है, डर्ट। ओके, यूज ऑफ केमिकल्स टू किल पैथोजन, दिस विल बी नोन एज डिसइंफेक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन में आपको डिसइंफेक्शन वर्ड नहीं है, सिर्फ क्लीनिंग है, तो आपका आंसर ये है क्लीनिंग। ये आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो बेसिक नॉलेज है हर चीज में काम आता है। मान लो मैंने पेशेंट ने स्पुटम मग में आपका स्पुटम कॉफ किया, खांसी किया, स्पुटम निकाला, तो आपके हॉस्पिटल में स्पुटम मग को CSST भेजते हैं, तो आप वहां पहले स्पुटम मग को पहले साफ करना है, क्लीनिंग करना है, मतलब यू हैव टू रिंस इट इन हॉट वाटर, तभी उसका जो भी स्पुटम होगा वो निकल जाता है। अच्छे से उसको सोप एंड वाटर से वॉश करने के बाद फिर वो CSST में जाता है, तब उसको स्टरलाइज किया जाता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट या आपका जो ट्रे, किडनी ट्रे, कोई भी चीज जो मेडिकल इक्विपमेंट है या सप्लाईज है, जो भी आप स्टरलाइजेशन करते हो या एल्कोहल में डालते हो, कहीं पर भी आप उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए सामान डालते हो, हमेशा याद रखना उसको पहले साफ करके फिर उसका डिसइंफेक्शन प्रोसेस शुरू होता है। तो क्योंकि उसमें जो प्रोटीन मटेरियल होता है, जो डर्ट होता है, पेशेंट का सेक्रेशन, ब्लड, म्यूकस, यूरिन, स्टूल जो भी है, that needs to be removed. So the cleaning is very important before disinfection. ये हमेशा याद रखना है। अगर मान लो कि आपने स्टेथोस्कोप यूज किया, स्टेथोस्कोप यूज किया तो पेशेंट का कुछ ब्लड या कुछ रह गया, आइडियली पहले आपको सिंपल
पानी से उसको पहले ब्लड को निकालना है, फिर उसको अल्कोहल स्वैब से वाइप करना है। एक और टिप आपको मैं देती हूँ, ये मतलब पूरी जिंदगी आप इसको याद कर सकते हो। जहां आप कोई डिसइंफेक्टेंट अप्लाई करते हो, वो अल्कोहल हो सकता है, क्लोरेक्सिडिन हो सकता है, जो भी आप सरफेस या किसी चीज को साफ करने के लिए आप अल्कोहल यूज करते हो, कभी स्किन में करते हो, रिमेंबर, अलाउ इट टू ड्राई। अलाउ इट टू ड्राई इसका मतलब उसको सूखने देना चाहिए। सूखने से पहले आप उसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे। इसका भी एक वजह है। ये जब सूखने देंगे तभी वो डिसइंफेक्टेंट अपना काम पूरा कर सकता है। गीले हाथ के ऊपर आपने कैनुला डाल दिया, कोई इंजेक्शन दे दिया, आप आईएम इंजेक्शन भी देते हैं, मोस्टली क्या करते हैं सब लोग। अब रिसेंटली मैं किसी को देख रही थी इंजेक्शन देते हो, क्या करते हैं, स्वैब लिया, एक ऐसा किया, फट से इंजेक्शन दे दिया, वो गलत है। पहले स्वैब लेके आपने क्लीनिंग की, बाद उसको ड्राई होने देना चाहिए। वो ड्राई होने के लिए कम से कम 15 सेकेंड लगता है, तो 15 सेकेंड वेट करेंगे तभी वो ड्राई होगा। उसके बाद आप उसको इंजेक्शन दे सकते हैं, कैनुला डाल सकते हैं। कोई भी प्रोसीजर जब आप करते हो, अलाउ द डिसइंफेक्टेंट टू ड्राई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी इसको ड्राई होने ही ना दे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डॉक्टर्स को भी यही सिखाया जाता है कि दे शुड अलाउ इट टू ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, true or false? Disinfect always effective immediately upon application and do not require any contact time. इसका आंसर तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, फिर भी मैं चैट बॉक्स में क्या आंसर है ये वाला क्वेश्चन का। इज इट ट्रू और फॉल्स? लेट्स सी इफ इट इज ट्रू। ओके, फॉल्स लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो फॉल्स है। यस ऑफ कोर्स, वही हमने अभी एक्सप्लेन किया है कि डिसइंफेक्टेंट्स को एक कॉन्टैक्ट टाइम होता है, तो वो अप्लाई करने के इमीडिएटली अपॉन दैट यू कैन नॉट डू द प्रोसीजर, राइट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल, ये मैच द फॉलोइंग आपके पास था, ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है, तो ये चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ये आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, इन्फेक्शियस वेस्ट फॉर इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब है कि उसको जलाया जाता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट का जो सेग्रीगेशन होता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल कि उसको गवर्नमेंट ने ऐसे क्यों बोला है कि इसको येलो में डालो, इसको रेड में डालो, इसको ब्लू में डालो, का वजह ये है कि इनका जो फाइनल ट्रीटमेंट होता है, जो हमारे हॉस्पिटल से निकल जाता है, जो फाइनल ट्रीटमेंट होता है वो अलग होता है। जो ये इंफेक्शियस वेस्ट जो आप जला सकते हो, उसको हम किस में डालते हैं? चैट बॉक्स में डालिए, आंसर डालिए चैट बॉक्स में। इंफेक्शियस वेस्ट फॉर इंसिनरेशन आप किस में डालते हैं? रेड बिन, येलो बिन किस में डालते हैं? एक ही आंसर आया, बाकी लोग सब सोच ही रहे हैं क्या अभी तक? ओके, सो जो इंसिनरेट होता है वो जाता है येलो बिन में। तो लेट्स ब्रिंग दिस लाइन हियर, ये जाता है येलो बिन में। और जो प्लास्टिक लाइनर जो यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में, उसके अंदर एक प्लास्टिक लाइनर होता है, वो सीधा सीधा जलने के लिए जा सकते हैं। इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल बैग्स। वो स्पेशल बैग्स होता है, जो हमें पन्नी मिलता है वो नहीं है। ये स्पेशली मैन्युफैक्चर किया जाता है, एक स्पेसिफिक थिकनेस 50 माइक्रोन्स मिनिमम, वो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि 50 माइक्रोन्स का थिकनेस होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए। तो वो येलो बिन में, वो येलो बैग डाल के अंदर हम गॉज, जो भी चीज जला सकते हैं, तो बॉडी पार्ट्स भी उसके अंदर आ जाता है, तो यू कैन पुट इट देयर। तो इसको वो कंपनी ले जाते हैं, उसको वहां अपने साइट पे उसको जलाया जाता है, ठीक है। उसके आगे भी है, लेकिन वो बेसिक में सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इन्फेक्शियस वेस्ट
वजह क्यों है उस येलो में जाता है? क्योंकि आप उसको जला। नाउ कम्स इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक को हम अलग करते हैं, वो हम किचन में भी, हमारे सिटी में भी हम अलग करते हैं, जो बोलते गीला वाला गार्बेज और प्लास्टिक अलग, राइट। गीला वाला हम ग्रीन में डालते हैं, प्लास्टिक को हम ब्लू में डालते हैं किचन में। हॉस्पिटल में कहाँ डालते हैं इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट को? कहाँ डालते हैं? लेट्स सी दैट चैट बॉक्स। भागना नहीं है, एक एक क्वेश्चन पूछने से मुझे बोलना आई कांट सी दी करेक्ट आंसर। ओके, किसी ने पूरा पूरा आंसर एक ही बारी में डाला है। येलो, रेड, पंक्चर प्रूफ, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। ओके, लेट्स सी दैट। ओके, सो जो प्लास्टिक इन्फेक्टेड प्लास्टिक है जाता है रेड बिन में। इनको क्या करते हैं जो कंपनी वाले, उसको ऑटोक्लेव करके श्रेड करते हैं। श्रेड श्रेड मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाता है, तो उसको या तो लैंडफिल या कभी रीयूज के लिए यूज किया जाता है। शार्प, शार्प्स का मतलब नीडल, स्कैल्पल, एनीथिंग दैट कैन मेक नो, जिससे आपको इंजरी हो सकती, दैट इज बीइंग पुट इन पंक्चर प्रूफ कंटेनर। इसको बोलते हैं पीपी, हॉस्पिटल में बोला जाता है पीपीसी। ये स्पेसिफिकली क्रिएटेड प्लास्टिक बॉक्स होता है जो नीडल वगैरह या स्कैल्पेल डालने से वो कट थ्रू नहीं होगा। है पंक्चर प्रूफ कंटेनर, और ये व्हाइट कलर का होता है। मोस्टली दे आर व्हाइट कलर। ये कंपनी से आता है, सो दैट इज फॉर शॉप्स। नाउ ग्लास मटेरियल, ग्लास मटेरियल जो है वो ब्लू बिन में जाता है। वो ब्लू बिन में जाता है, ग्लास मटेरियल जो है ब्लू बिन में जाता है। तो जो भी मटेरियल मतलब ग्लास का हो या ब्रोकन ग्लास हो, जो भी मटेरियल है उसको हम ब्लू बिन में। किचन वेस्ट है, ये तो आपको सबको पता है, वो ग्रीन में जाता है, ग्रीन। एंड जो जनरल वेस्ट है, जो पेपर है, जो भी है, वो सब चीजें में मोस्टली ब्लैक में जाता है। कोई कोई स्टेट में वैसे कोई फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स विल फॉलो द सेम थिंग। ब्लैक बिन में वेस्ट जाता है। मैं 2 सेकेंड इस स्लाइड पे रुकी हूं, अगर आपको नोट्स आ सकते हैं। ये आपको भूलना नहीं चाहिए, जब भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे ये आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यस, तो इन्फेक्शियस वेस्ट आप वो जाएगा येलो बिन में। इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जाएगा रेड बिन में। और शार्प्स जो है पंक्चर प्रूफ कंटेनर में जाएगा। ग्लास मटेरियल जाएंगे ब्लू बिन में। किचन वेस्ट जाएंगे ग्रीन बिन में, और जनरल वेस्ट जाएंगे ब्लैक बिन में। और इसी कलर के बिन्स मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप। ये हॉस्पिटल की गवर्नमेंट की ये डायरेक्शन है कि इसी कलर के बिन को रखना चाहिए, और यही। ओके, लेट्स मूव। ओके, which is the recommended age for administering the first dose of hepatitis B vaccine for infants? तो ये तो आप लोगों को शायद पता ही होगा, राइट। ये वैक्सीनेशन का सेगमेंट है। चैट बॉक्स में डालिए कि व्हेन आर वी एक्सपेक्टेड टू डू दिस। ओके, लेट्स सी। ओके, आंसर तो हो गया है। तो आपको इसको बर्थ पे देना चाहिए। एट बर्थ यू हैव टू वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन का सब कुछ मैंने इसमें नहीं पूछा है, जो आपको सबको मालूम होना चाहिए। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ यू गिव हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके,
अभी दिस इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट कि अभी कौन सा वैक्सीन आप कब देंगे। TT1, 2, हेपेटाइटिस बी, OPV, ये कहाँ जाएंगे? 2 सेकेंड्स यहाँ रख रही हूँ, आप अपना आंसर पहले लिख। मैं अपना स्क्रीन को 2 सेकेंड के लिए ऑफ कर रही हूँ और मैं okay. Have you got some answers? ओके, तो यहाँ मैंने उसका आंसर के साथ आपको दिखा रही हूँ। तो ये TT1 अर्ली इन प्रेगनेंसी में दिया जाता है। TT इज टेटनस टॉक्साइड। TT2 ये आपके क्लास में भी काफी बार मैंने सुना है। 4 वीक्स आफ्टर दी फर्स्ट डोज, TT1 के 4 वीक्स के बाद। हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, एट बर्थ दिया जाता है। OPV3 14 वीक्स में दिया जाता है। OPV1 पूछा नहीं, OPV3 पूछा है 14 वीक्स। पेंटावेलेंट 10 वीक्स। OPV बूस्टर 16 to 24 months, 16 to 24 months. So you can see here. So this is the टाइम। ये चार्ट तो सबके पास होता है, नो प्रॉब्लम। जो मोस्ट कॉमन इम्यूनाइजेशन की टाइमिंग है वो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, राइट? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का चार्ट है, तो उसमें आप देख सकते हैं। द फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन, द फर्स्ट डोज ऑफ दिस वैक्सीन, जो नीचे जितने भी वैक्सीन लिखे हैं, यूजुअली गिवन एट 9 to 12 कंप्लीटेड मंथ्स। जब बच्चा 9 मंथ्स कंप्लीट करता है या 12 मंथ्स कंप्लीट करता है, तब ये वैक्सीन दिया जाता है। इसमें कौन सा वैक्सीन होगा, चैट बॉक्स में बता सकते हैं। सब बता रहे हैं कि ए सबको पता है। ओके, वेरी गुड। So that is your measles and rubella, MR. Okay. So remember these, why these questions are being asked. सब हो सकता है सब कुछ आपको हमेशा याद ना रहे, लेकिन मोस्ट कॉमन चीजें याद रखना है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, मेरे पास एक चार्ट होता है, उसमें जाके मैं देख सकती हूँ इन केस आई एम कंफ्यूज वाइल यू आर वर्किंग। जब आप काम करते हैं तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो चार्ट को आप रेफर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, अभी ये सिचुएशनल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। यू आर एन असिस्टेंट नर्स वर्किंग इन अ बिजी हॉस्पिटल। आप असिस्टेंट नर्स हो, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। While preparing to enter a patient's room, you notice that the surgical mask you are about to put on has a small tear. तो मतलब आप मास्क पहनने जा रहे हो, पेशेंट के रूम में जा रहे हैं, मास्क पहनने की जरूरत है, लेकिन मास्क में थोड़ा सा होल है। So what steps should you take to ensure your safety and the patient safety in this situation? मास्क आप दो चीज के लिए वेयर करते हो। वन, अपने आप को बचाने के लिए, या पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं देने के लिए। दोनों टाइम में मास्क पहनते हैं। अगर आपको ऐसा टेयर मिला, होल मिला, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, वेयर द मास्क विद द टेयर, इट इज बेटर देन नॉट वेयरिंग वन। मतलब ऐसे ही पहन लो कि बेशक कुछ ना पहनने से अच्छा है कि फटा वाला मास्क ही पहन ले।
बी, प्रोसीड विदाउट द मास्क बट इन्फॉर्म योर सुपीरियर लेटर, मतलब मास्क ना पहने, अपना सीनियर को बता दे बाद में। सी है, डिस्कार्ड द डैमेज्ड मास्क एंड रिप्लेस इट विद अ न्यू वन बिफोर एंटरिंग द रूम। जो फटा वाला मास्क को फेंक दीजिए और एक नया मास्क जो ठीक है उसको पहन के रूम के अंदर जाना चाहिए। डी, वेयर द मास्क एज इट इज, आस्क द पेशेंट टू वेयर अ मास्क, मतलब आप पहन लो लेकिन अंदर पेशेंट को बोलो कि आप अपना मास्क पहन लो। इसमें से कौन सा आंसर सही है? आप अपना आंसर अपने बुक में लिखिए, बाद में आप देखो कि आपका आंसर सही निकला कि नहीं। तो आंसर आना शुरू हो गया है, वो है सी। ये हमेशा ध्यान रखना है जब हॉस्पिटल में डायरेक्शंस दिया जाता है कि पेशेंट के पास मास्क, ये मास्क हम फैशन के लिए नहीं पहनते, दो चीजों के लिए पहनते हैं जैसे हमने बोला। एक, आप अपने आप को बचा रहे हो अगर पेशेंट इन्फेक्टेड हो, या आप पेशेंट को बचा रहे हो, उनको कोई इन्फेक्शन मिलना नहीं चाहिए इसलिए आप मास्क पहन रहे हो। तो दोनों में मास्क सही होना चाहिए, उसमें कोई मतलब होल या फटा ये नहीं होना चाहिए। तो यू विल थ्रो द मास्क एंड यू विल गेट अ न्यू वन एंड यूज द न्यू वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये भी सिचुएशनल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यू आर ए नर्स इन अ बिजी इमरजेंसी रूम, अब आप इमरजेंसी रूम में काम करते हो। A patient with suspected infectious disease has been just admitted, मतलब पेशेंट को कोई इन्फेक्शियस डिसीज है, डजंट मैटर कौन सा डिसीज है, वो एडमिट हुआ है और आप डॉनिंग कर रहे हो पीपी। पीपी इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आप उसको डॉन कर रहे हो तो पहन रहे हो। तो आपको याद आया कि ओ मैं तो हाथ तो धोना भूल गई ग्लव्स डालने से पहले। पीपी में सब कुछ आता है, राइट? पूरा पीपी की जरूरत है या आधा है, वो आइसोलेशन प्रिंसिपल के ऊपर होता है, वो इस क्वेश्चन आंसर में नहीं है। बट गॉगल्स हो सकता है, कैप हो सकता है, मास्क हो सकता है, ग्लव्स हो सकता है, गाउन हो सकता है, मोस्ट कॉमन वंस, राइट? अगर आपको लगा कि हाँ मैं भूल गई तो आप अभी क्या करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। प्रोसीड विथ पुटिंग ऑन द ग्लव्स एंड वॉश योर हैंड्स आफ्टर डोनिंग ऑल पीपीई, मतलब आपका ग्लव्स पहन लो और फिर सब कुछ करने के बाद फिर से आप हाथ धो सकते हो। बी, कंटिन्यू विद द डोनिंग प्रोसेस, ग्लव्स आर सफिशिएंट टू मेंटेन हैंड हाइजीन, इसका मतलब ग्लव्स पहन लिया तो हैंड हाइजीन की जरूरत नहीं है। सी, स्टॉप द डोनिंग प्रोसेस, पहनना आप बंद कीजिए, ग्लव्स निकालिए, हाथ धोइए, फिर से स्टार्ट कीजिए, वॉश योर हैंड्स एंड देन स्टार्ट अगेन। डी, स्किप हैंड हाइजीन, पुट ऑन द रिमेनिंग पीपी, मतलब भूल जाओ, हैंड हाइजीन की जरूरत नहीं, बाकी डाल लो फिर बाद में देखेंगे। तो इसमें से आपको क्या सही लगता है, क्या सही करना चाहिए इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रिंसिपल के हिसाब से? तो आप लोग लिखिए, फिर अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर आया हुआ है सी, गुड, यस, स्टॉप डोनिंग द प्रोसेस, दिस इज द करेक्ट आंसर, सी। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर आप देख रहे हो कि कोई शॉर्टकट मार रहा है, इसका मतलब वो शॉर्टकट मार रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं। So don't think that this is what is the right way. The right way is to stop, because कोई भी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको रोक के फिर उसको ठीक से करना चाहिए। नेक्स्ट वन, यू आर अ नर्स वर्किंग इन अ होम केयर सेटिंग। अब हॉस्पिटल हो गया, आपका इमरजेंसी हो गया, अभी आप होम केयर में है। यू हैव बीन वेयरिंग द सेम ग्लव्स फॉर सेवरल आवर्स व्हाइल केयरिंग फॉर रेजिडेंट्स, मतलब काफी टाइम से आप ग्लव्स पहन रखा है। What should you do to ensure proper infection control? कुछ आंसर्स है, चॉइसेस है। कंटिन्यू वेयरिंग द सेम ग्लव्स एज लॉन्ग एज दे आर नॉट विजिबली सॉइल्ड, मतलब आप ग्लव्स पहनते रहो जब तक उसका मतलब गंदगी दिखाई ना। चेंज ग्लव्स आफ्टर प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट,
मतलब पेशेंट को केयर देने के बाद आपको ग्लव्स चेंज करना चाहिए। यूज हैंड सैनिटाइजर ऑन द ग्लव्स टू डिसइंफेक्ट देम इन बिटवीन। मतलब आप अलग अलग पेशेंट को देख रहे हो या दूसरा काम कर रहे हो तो ग्लव्स के ऊपर ही आप हैंड रब यूज कर सकते हो, अल्कोहल हैंड रब। D. Remove the gloves, wash your hands, and wear a fresh pair of gloves before doing any procedure with risk of body fluid exposure. इसमें कौन सा सबसे सही आंसर है? A, B, C, D? देखा जाए। ओके, आंसर आना शुरू हो गया है। यस, नंबर 1 ये है कि आप ग्लव्स पहने नहीं रखेंगे। आपको 2-3 पेशेंट को देखना है, आप ग्लव्स पहन के काम नहीं कर सकते, ये तो ऑलरेडी मैंने बताया। ग्लव्स इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हैंड हाइजीन। तो ग्लव्स तभी पहनना है जब उसका इंडिकेशन हो। ग्लव्स पहनने से पहले आपको हैंड हाइजीन करना है। पेशेंट को केयर करने के बाद इमीडिएटली रिमूव एंड वॉश योर हैंड्स। तो अगर किसी हॉस्पिटल में अगर आपने देखा कि कोई हैंड रब ग्लव्स के ऊपर यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसको सीखिएगा नहीं, वो गलत है। तो कभी कभी हम लोग सीखते हैं, उसके बाद किसी और को देख के हम सोचते हैं कि ये भी सही है, नहीं है वो सही नहीं है, वो प्रैक्टिस गलत है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ग्लव्स पहनने से पहले हैंड हाइजीन, उसके बाद ग्लव्स पहनिए, काम जो भी करना कीजिए, उसके बाद ग्लव्स निकालने के फौरन बाद आपको हैंड हाइजीन, हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You are providing care to a patient in a crowded hospital room. मतलब hospital room है, काफी patients है। The patient starts coughing vigorously. मतलब एक पेशेंट है, वहां वो अचानक खांसी करना शुरू कर देता है। एंड यू नोटिस दैट दे डोंट हैव टिश्यू और मास्क, उनके पास ना मास्क है ना टिश्यू है। व्हाट स्टेप शुड यू टेक टू मैनेज दिस सिचुएशन व्हाइल मेंटेनिंग इन्फेक्शन कंट्रोल? आपको पता है कि खांसी करने से हमारे मुंह से जो जो भी निकलता है उसमें पैथोजेंस, कीड़े होते हैं, और वो कीटाणु जो है किसी और ने इनहेल कर लिया या किसी ने ले लिया तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो आपका क्राउडेड हॉस्पिटल रूम है, बहुत सारे लोग बैठे, ओपीडी है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है, मूव क्विकली आउट ऑफ द रूम टू अवॉइड एक्सपोजर। मतलब खुद को जल्दी से वहां से हटा दो ताकि आपको एक्सपोजर ना हो। सेकेंड, ऑफर द पेशेंट द टिश्यू, मास्क और डिस्पोजेबल क्लोथ टू कवर देयर माउथ एंड नोज। आप उनको कुछ देंगे, मास्क या टिश्यू फटाफट देंगे, बोलेंगे कि खांसने के टाइम प्लीज आप अपना मुंह को यू नो ढक लीजिए, आइदर विद अ टिश्यू, मास्क और सिंपल क्लोथ। और आस्क द पेशेंट टू टर्न अवे फ्रॉम अदर्स। मतलब खांसी करने के टाइम आप इधर को करके खांसी कीजिए, क्या वो बताएंगे आप, या बोलेंगे कि अपने सुपरवाइजर को बताएंगे, उसके बाद अपना काम करते रहेंगे? सिस्टर जी आप देखिए ये तो खांसी कर रहा है, ऐसे बोल के छोड़ देंगे, या आप इसमें से क्या करेंगे? अपने आंसर अपने बुक में लिखिए सब लोग, और उसके बाद जब आंसर मैं बताऊंगी तो आप चेक करना कि आपका आंसर क्या है। सही आंसर आ रहे हैं, सो दैट इज बी, क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेटरी एटिकेट, तो आप फटाफट उनको कुछ देंगे, राइट? मुझे याद है अभी रिसेंटली मैं फ्लाइट पे गई थी, तो हम फ्लाइट का बोर्डिंग के लिए वेट कर रहे थे, तो हम आगे बैठे थे, तो पीछे कोई खांसना शुरू किया। जैसे मैंने अभी खांसा, वैसे वो 2-3 बार खांसी किया, तो सामने बैठी एक लेडी मुड़ के बोली, एक्सक्यूज मी प्लीज, या तो आप अपना टिश्यू से मुंह बंद कीजिए, नहीं तो आप प्लीज थोड़ा दूर जाके खांसी कीजिए, क्योंकि उनको पता है कि वो रिस्क है। तो आफ्टर कोरोना इवन पब्लिक बड़े सतर्क हो गए हैं, तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हम तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, तो इससे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है? ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
यू आर वर्किंग विथ ए नॉन वर्बल पेशेंट। नॉन वर्बल का मतलब है जो बोल नहीं सकते, ऐसे एक पेशेंट के साथ आप काम कर रहे हो जिसको सिवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड फ्रीक्वेंट कॉफ्स एंड स्नीजेस है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसको खांसी भी है, छींकता भी है। तो व्हाट स्ट्रैटेजीज कैन यू एम्प्लॉय टू हेल्प दिस पेशेंट एडहेयर टू रेस्पिरेटरी एटिकेट। मतलब पेशेंट को है जुकाम, खांसी, नजला सब हो रहा है, तो आप पेशेंट को क्या कैसे हेल्प करेंगे जिससे कि पेशेंट अपना रेस्पिरेटरी एटिकेट रखें। तो पेशेंट बोल नहीं सकता, ये भी एक प्रॉब्लम है। नंबर ए, रेस्ट्रेन द पेशेंट टू प्रिवेंट अनकंट्रोल्ड कॉफिंग एंड स्नीजिंग। मतलब आप उसको सपोर्ट करो, बोलो कि अच्छा खांसना नहीं, खांसना नहीं, आराम से आराम से आराम से। और एजुकेट द पेशेंट्स फैमिली अबाउट रेस्पिरेटरी एटिकेट। मतलब पेशेंट के अटेंडेंट को सिखाइए कि रेस्पिरेटरी एटिकेट क्या होता है और उनसे हेल्प ले लो। सी है, डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर रेस्पिरेटरी एटिकेट फॉर द पेशेंट एंड एनकरेज इमिटेशन। डी है, आइसोलेट द पेशेंट टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन विद इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। मतलब पेशेंट को आइसोलेशन में डाल दीजिए, पेशेंट बोल नहीं सकता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ए, बी, सी या डी? आंसर आ रहे हैं। आंसर है कि पेशेंट बोल नहीं सकता, लेकिन ये नहीं बोला है कि वो सुन नहीं सकता, वो समझ नहीं सकता। बोल नहीं सकता तो आप उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। खांसी सीख मतलब छींक आने के टाइम में पास में टिश्यू रखा है, उसको लीजिए और उसको उसमें कीजिए, उसके बाद उसको उसमें डाल दीजिए वेस्ट बैग में, और उसके बाद हैंड रब लीजिए। तो आप इसको बता के डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे और उनको बोलेंगे अभी आप दिखाइए। वो सुन सकते हैं तो आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बोल नहीं सकते जरूरी नहीं है कि वो सुन नहीं सकते, राइट? तो वो सुन सकते हैं, और अगर वो सुन नहीं सकते तो आप उनको बताएंगे, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, है ना? आप उनको करके दिखा सकते हैं कि ऐसे कि समझ आएगी? पेशेंट को तो समझ आएगी ना? यस। तो सम यू हमारे पास हर किस्म के पेशेंट मिल जाते हैं, तो हमें ये सोचना जरूरी है कि हम उनको कैसे, पेशेंट फैमिली को सिखाने से क्या फायदा, खांसी तो पेशेंट को हो रहा है, आप पेशेंट को ही सीधा सिखाएं। करेक्ट? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर वर्किंग इन ए पेडियाट्रिक क्लिनिक। पेडियाट्रिक क्लिनिक में आप काम कर रहे हो, और एक यंग चाइल्ड, छोटा बच्चा जिसको कोल्ड हो रहा है, अपॉइंटमेंट के लिए आया हुआ है, केम फॉर द अपॉइंटमेंट। द चाइल्ड्स पेरेंट इज कंसर्न्ड अबाउट टीचिंग देयर चाइल्ड प्रॉपर रेस्पिरेटरी एटिकेट। इसका मतलब पेरेंट को ये कंसर्न है कि बच्चे को मैं कैसे बताऊं कि ये खांसी करने के टाइम में क्या करना चाहिए, रेस्पिरेटरी एटिकेट। तो आप वहाँ क्लिनिक की नर्स हो, तो आप मम्मा आपसे पूछ रहे कि सिस्टर जी ये बच्चे को मैं बता बता के थक गया, ये सुनता नहीं है, करता नहीं है, मैं इसको बोलता हूँ, टिश्यू भी दे रखा है, तब भी ये यूज नहीं करता है, क्या करें? What advice and strategies would you provide to the parent to educate the child about respiratory etiquette in a child-friendly manner? क्योंकि बच्चा है तो उसके हिसाब से उसको सिखाना चाहिए। तो इसमें से क्या क्या, कौन सा वाला स्टेटमेंट सही रहेगा? ए, टेल योर चाइल्ड टू होल्ड देयर ब्रेथ व्हेन दे नीड टू कॉफ और स्नीज। मतलब अपने बच्चों को बताइए जब खांसी या छींक आता है तो सांस रोकिए, नहीं कीजिए। बी है कि एक्सप्लेन टू योर चाइल्ड दैट कॉफिंग एंड स्नीजिंग स्प्रेड इनविजिबल बग्स, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज अ टिश्यू एंड और एल्बो टू कैच देम। बच्चे की तरीके से बताने का बता रहे हैं कि अच्छा अपने बच्चे को बताइए जब भी हम खांसते या छींकते हैं तो बहुत सारे कीटाणु आपके मुंह से निकलते हैं, और उनको पकड़ने के लिए आपको टिश्यू चाहिए, अगर टिश्यू नहीं है तो आपका एल्बो यहाँ, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी एटिकेट, राइट? यहाँ आपको उनको पकड़ लेना चाहिए ताकि वो फैले ना।
और सी, आस्क योर चाइल्ड टू कॉफ एंड स्नीज डायरेक्टली इनटू द एयर टू अवॉइड कंटामिनेशन। मतलब अपने आप को कंटामिनेट नहीं करना, बस हाथ भी नहीं लगाना, बस खांस लो और छींक लो हवा में। डी, जस्ट लेट योर चाइल्ड कॉफ एंड स्नीज फ्रीली, दे आर टू यंग टू अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, बच्चा है, खांसने दो, छींकने दो, कोई बात नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? चैट बॉक्स में देख ले। बी, यस, ओके, यस। तो पेशेंट एजुकेशन पेशेंट के एज के हिसाब से, उनकी फैकल्टी के हिसाब से, मतलब एक सिचुएशन था जहां पेशेंट बोल नहीं सकता, यहाँ बच्चा बहुत छोटा है, तो अलग अलग तरीके के पेशेंट्स हमें मिलते हैं और पेशेंट एजुकेशन उनकी लेवल पे हमें देना चाहिए। ओके, गो टू द नेक्स्ट वन। Which of the following is a recommended practice for ensuring injection safety in healthcare settings? Now, this domain is about injection safety. तो कौन सा, क्या हमें प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि हमें इंजेक्शन सेफ्टी हॉस्पिटल में रहे? ए, रीयूज नीडल्स एंड सिरिंजेस इफ दे अपीयर क्लीन एंड अनडैमेज्ड। इसका मतलब सिरिंजेस एंड नीडल अगर साफ दिखता है तो आप दोबारा यूज कर सकते। B, use a new needle and syringe for each injection. C, share needles and syringes among multiple patients to reduce cost. B बताते हैं कि हर एक इंजेक्शन के लिए एक अलग सिरिंज और एक अलग नीडल नया होना चाहिए। C ये है कि अगर आप ऐसा हॉस्पिटल में है जहां ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं तो आप नीडल और सिरिंजेस को शेयर कर सकते हैं। डी, डिस्पोज ऑफ यूज्ड नीडल्स एंड सिरिंजेस इन रेगुलर ट्रैश बिन्स। मतलब उनको ट्रैश बिन्स में फेंकना चाहिए। तो उसमें सबसे सही आंसर कौन सा है? ये, बी या सी या डी? ओके, वी आर ऑलरेडी गेटिंग करेक्ट आंसर्स। बी, यूज ए न्यू नीडल एंड सिरिंज फॉर ईच इंजेक्शन। हर बार आपको नया इंजेक्शन और नया नीडल यूज करना चाहिए ताकि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हम गलती से फैला न दे। और जो इंजेक्शन के जरिए जो इन्फेक्शन हो सकता है, उनका नाम, उनका कैसे पैथोजेंस होते हैं जो इंजेक्शन के थ्रू जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्लड बॉर्न पैथोजेंस। तो इंजेक्शन सेफ्टी बहुत जरूरी है। इनमें आता है HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, 3 मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस जो नीडल, गंदा नीडल के थ्रू फैल सकता है। So injection safety is very important. Okay, now let's go to the next one. What is the most important step to prevent needle stick injuries among healthcare workers during and after injection? Needle stick injury का मतलब आप इंजेक्शन देने के टाइम में अपने आप को इंज्योर कर सकते हैं। इसको needle stick injury में most hospitals will call it as NSI, needle stick injury, NSI. तो हेल्थ वर्कर्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंजेक्शन, तो आपको क्या करना चाहिए? वेयरिंग डबल ग्लव्स, मतलब 2 ग्लव्स पहनना चाहिए। यूजिंग नीडल रिकैपिंग डिवाइसेस, मतलब रिकैप करने का डिवाइसेस यूज करना चाहिए। अवॉइड टचिंग द नीडल, मतलब नीडल को आप टच नहीं करना चाहिए। प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ नीडल्स इन शार्प कंटेनर्स इमीडिएटली आफ्टर यूज। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा कि आप इंजेक्शन देने के फौरन बाद नीडल को आपको शार्प्स कंटेनर में डिस्पोज करना चाहिए, ट्रे में नहीं रखना चाहिए। तो आंसर डी, यस। जब हॉस्पिटल में काम करते हैं, ये एक प्रॉब्लम मैंने बहुत बार देखा है कि नर्सेस यूज करते हैं इंजेक्शन, कभी मेडिकेशन दिया, कभी कैनुला डाला, तो कैनुला का स्टिलेट होगा, नीडल होगा, सब कुछ एक ट्रे में डाल देते हैं, सब कुछ। वो डालने के बाद GDA जो मतलब सफाई करते हैं उनको पकड़ा देते हैं, बोलेंगे भैया इसको आप सेपरेट कर दो। तो भैया वो करने के चक्कर में उनको नीडल स्टिक इंजरी हो जाता है।
बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का एक और प्रिंसिपल है, हमने बोला उसको अलग तरीके से इसलिए हम अलग अलग कलर में निकालते हैं क्योंकि वो फाइनल डिस्पोजल के ऊपर निर्भर है। एक और चीज है कि बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट कर जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपने इंजेक्शन दिया तो आप जनरेटर हुए, बायोमेडिकल वेस्ट शाफ्ट्स का जनरेटर हुए, तो आप ही को उसको करेक्ट बिन में डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को पकड़ाना नहीं चाहिए, ना कोई आपको पकड़ाना नहीं चाहिए। हो सकता है हॉस्पिटल में कोई पकड़ा दे लेकिन वो गलत है। जिन्होंने यूज किया उनको शार्प्स को डिस्पोज करना है, जिसको येलो में डालना है उसमें डालना है, जिसको रेड में डालना है उसमें डालना है, वो उनका काम है। अगर आप कर रहे हो तो आपको डिस्पोज करना बहुत जरूरी है। सो डिस्पोजिंग biomedical waste including needles and sharps is the responsibility of the person who is using it. Which of the following best describes safe injection in healthcare? मतलब safe injection क्या होता है? An injection performed by an experienced healthcare worker, an injection with use of sterile gloves, an injection that does not cause bleeding, that an injection that does not harm the patient or the healthcare worker and expose others to harm. इसमें कौन सा वाला आंसर सबसे सही है? पहला वाला बोलते हैं कि एक एक्सपीरियंस्ड हेल्थ केयर वर्कर को इंजेक्शन देना चाहिए, हो सकता है वो सही है, लेकिन हम बोल रहे हैं सेफ इंजेक्शन। स्टेरॉइड ग्लव्स पहन के आप इंजेक्शन देना है, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इंजेक्शन दैट डज नॉट कॉज ब्लीडिंग, या ब्लीडिंग होना नहीं चाहिए, वो तो सही है। लास्ट वाला ऑप्शन है इंजेक्शन जो देने से ना आपको नुकसान हो, ना पेशेंट को नुकसान हो, ना किसी और को नुकसान। तो सबसे करेक्ट आंसर ये है। कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक बेस्ट आंसर होता है। जैसे मैंने बोला कि हाँ ये भी सही है, ये सही नहीं है, ये भी सही है, लेकिन वो कंप्लीट आंसर नहीं है। हमने सेफ इंजेक्शन इन हेल्थ केयर, तो दिस डिस्क्राइब्स द बेस्ट वन। ओके, what is the primary risk associated with using multi-dose vials injections in healthcare setting? मतलब मल्टी डोज मतलब एक वायल होता है, उसमें मल्टीपल डोज है, जैसे इंसुलिन है। इंसुलिन का वायल एक बार देके वो डिस्कार्ड नहीं होता, उसमें इंसुलिन रहता है, तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा रिस्क क्या है, इसको बोलते हैं मल्टी डोज वायल इंजेक्शन। इंसुलिन कॉमन एग्जाम्पल है, हेपारिन हो सकता है, ज़ैलोकिन हो सकता है, ऐसे मेडिसिन है जो मल्टी डोज वायल से। तो हम इसमें सबसे ज्यादा रिस्क क्या है? पेशेंट डिस्कम्फर्ट, मतलब पेशेंट को अच्छा नहीं लगता, मेडिसिन वेस्टेज, कंटैमिनेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन, या इंक्रीज्ड कॉस्ट। इसमें क्या वजह है, क्या रिस्क है जब हम यूज करते हैं, वो रिस्क को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मल्टीडोज वायल जब हम यूज करते हो ये हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है, देखते हैं चैट बॉक्स में। ओके, करेक्ट करेक्ट आंसर आ रहे हैं सी, कंटैमिनेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन। करेक्ट। हम मल्टीडोज वायल के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि रिस्क बढ़ता है। जो मेडिसिन रह गया है वो भी कंटैमिनेट हो सकता है, स्टॉपर आपने ठीक से डिसइंफेक्ट नहीं किया तो वो इन्फेक्शन पेशेंट में जा सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नाउ यू आर वर्किंग इन अ रिसोर्स लिमिटेड क्लिनिक। इसका मतलब ऐसे जगह पे आप काम कर रहे हो जहां मतलब सप्लाईज वगैरह थोड़ा तंगी है, मतलब इतना ज्यादा नहीं है कि जो मर्जी हो आप यूज कर सकते हो। तो आपके कुलीग बोलते हैं कि हमारे इधर तो नीडल्स और सिरिंजेस को दोबारा यूज करते हैं क्योंकि शॉर्टेज है। आपको बोला तो आप क्या करेंगे? कीपिंग इन माइंड इंजेक्शन सेफ्टी एंड ऑल्सो लिमिटेड रिसोर्सेस, मतलब वहां है तो कम सप्लाई और लेकिन इंजेक्शन सेफ्टी का आपको पता है, तो आप क्या करेंगे? फॉलो योर कोलीग सजेशन टू कंजर्व सप्लाईज, मतलब जो कोलीग ने बोला आप उसको मान जाएंगे, सो बोलेंगे कि ठीक है
जब बोला दीदी ने तो मैं सुन ही लेती हूँ। डिस्कस द इश्यू विथ योर सुपरवाइजर एंड टू रिक्वेस्ट एडिशनल सप्लाईज। अब अपने सुपरवाइजर को डिस्कस करके बोलेंगे कि मुझे नया सप्लाईज चाहिए क्योंकि इंजेक्शन को दोबारा यूज नहीं कर सकते। शेयर नीडल्स एंड syringes among patients but clean them thoroughly in between। सिरिंज एंड नीडल पेशेंट को अलग अलग पेशेंट को यूज करो लेकिन अच्छे से उसको डिसइंफेक्ट कर लो, सप्लाईज कम है तो। परचेज एडिशनल नीडल्स एंड सिरिंजेस आउट ऑफ पॉकेट टू मेंटेन सेफ्टी। मतलब आप जाके सिरिंज एंड नीडल खरीद लो तो, क्योंकि आपको पता है कि एक इंजेक्शन एक नीडल आप एक ही टाइम में यूज कर सकते हो। इसमें सबसे सही आंसर क्या है? आप क्या करें? ऑब्वियसली यू विल डिस्कस इश्यू विद द सुपरवाइजर। जब आप डिस्कस करेंगे आप ये भी बताएंगे कि हम नीडल सिरिंज को शेयर नहीं कर सकते। WHO ने ये कभी भी कहीं पर भी नहीं बोला है कि आप नीडल और सिरिंज शेयर कर सकते हैं पेशेंट्स के बीच में। तो यू हैव टू इंसिस्ट कि नया सप्लाईज चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। करेक्ट? ओके। Which of the following is the first link in the chain of infection? The first link chain of infection अगर आपने सीखा हो तो उसमें फर्स्ट लिंक क्या है? शुरू कहाँ से होता है? ABCD कहाँ से शुरू होता है आपका लिंक? हम्म आपका लिंक पोर्टल ऑफ एंट्री से नहीं शुरू होता है, इन्फेक्शियस एजेंट से शुरू होता है। पहले एक कीटाणु होगा ना तभी तो इन्फेक्शन शुरू होने की संभावना है। तो सबसे पहले होता है इन्फेक्शियस एजेंट। तो उसके बाद मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगी ताकि आपको थोड़ा याद रहे। एक दो स्लाइड के बाद दिखाएंगे। What is a common method of breaking the chain of infection at the portal of entry? पोर्टल ऑफ एंट्री जहां पैथोजन या कीटाणु अंदर जाना है उसको नहीं होने के लिए आप सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्टरलाइजेशन या प्रॉपर हैंड हाइजीन, वैक्सीनेशन या क्वारंटाइन? इसमें से कौन सा है सबसे अच्छा तरीका? ओके, सो आंसर सबका सही आ रहा है। प्रॉपर हैंड हाइजीन, क्योंकि हॉस्पिटल में बोला जाता है जितना ज्यादा इन्फेक्शन फैलता है उसमें हमारा हाथ की सफाई है। नर्सेस की हो या डॉक्टर की हो, जब हाथ की सफाई नहीं होती है तो इन्फेक्शन फैलता है। तो हमेशा उसको याद रखना है कि वो फैलता है। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर? जब हम चेन ऑफ इन्फेक्शन सीखते हैं उसको अलग अलग तरीके से हम ब्रेक करते हैं। हम उसको क्यों करते हैं? टू अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर फैसिलिटी, टू समझने के लिए कि इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है इसलिए हम उसको ब्रेक करते हैं, या टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए हम करते हैं, या टू इंक्रीज पेशेंट सेटिस्फैक्शन, इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट को थोड़ा ज्यादा खुश रखने के लिए और सेफ रखने के लिए हम करते हैं। टू मिनिमाइज हेल्थ केयर कॉस्ट मतलब हॉस्पिटल में जो खर्चा होता है उसको कम करने के लिए। तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर क्या है? ओके, आंसर्स आ रहे हैं। बी। ये तो बिल्कुल गलत है कि हमें स्प्रेड कैसे होता है उसके लिए चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन इज अ प्रिंसिपल जो हमें ऑलरेडी पता है। यस, ये काफी हद तक सही है लेकिन सबसे करेक्ट आंसर नहीं है। पेशेंट का सेफ्टी बढ़ता है जब आप इन्फेक्शन प्रिवेंट करेंगे। पेशेंट खुश होके पेशेंट जाएंगे कि हम जिसके लिए आए थे उसका इलाज हो गया, हम घर जा रहे हैं। तो जब हम ध्यान नहीं देते हैं, वो ए के लिए आते हैं तो हम बी और दे देते हैं, तो वो खुश नहीं होता है। तो वो एक स्टेटमेंट सही है लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। यस, द डी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझना बहुत जरूरी है जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं। पेशेंट को जब कोई कॉम्प्लिकेशन होता है
तो कॉस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है। इसलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इन्फेक्शन होने के बाद उसको ट्रीट करने से अच्छा है इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाया जाए। तो यू शुड कीप दैट इन माइंड कि कॉस्ट कम रहता है जब इन्फेक्शन आप प्रिवेंट करते हो। तो आंसर सबसे अच्छा ये है, टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। Which link in the chain of infection involves the environment where the microorganisms can survive and multiply? Where the microorganisms will stay, survive and multiply. वो किस में होता है? Portal of exit, mode of transmission, reservoir या susceptible host. इसमें से ये आपका चेन ऑफ इन्फेक्शन के वर्ड्स है। यस, आंसर आ रहे हैं। इट इज रेसर्वॉयर। रेसर्वॉयर की जहां वो रहते हैं और पनपते हैं, ग्रो करते हैं, तो then they are potential people who will give infection to others. It is reservoir, right? ये तो हो गया। Okay. Which term refers to an individual's ability to resist infection and the ability to and the degree of protection against specific pathogen? अब कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं मिलता है क्योंकि वो उसको रोक सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको विरुलेंस बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं, ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं या इन्फेक्टिविटी बोलते हैं। ये सब वर्ड्स है जो आप सबको समझना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर क्या है? आंसर आया है इम्यूनिटी। अब वेरी क्विकली बाकी वर्ड्स का मतलब मैं समझा देती हूँ। विरुलेंस का मतलब तो कोई भी कीटाणु है वो कितना स्ट्रांग है लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं विरुलेंस। मतलब कितना स्ट्रांग है, मतलब एक बार पकड़ लिया तो काफी स्ट्रांग इन्फेक्शन हो जाता है, विरुलेंस। इम्यूनिटी जो है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो मेरे पास इम्यूनिटी है, मैं जल्दी इन्फेक्शन लेती नहीं हूं, तो मेरा इम्यूनिटी ज्यादा है। उसका उल्टा होता है ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी जो है जहां इम्यून आपका वीक है, तो हम बोलते हैं बहुत ज्यादा एज वाले बुजुर्ग, pregnant ladies, ICU patients, they are all more susceptible to infection. जब आपका एज ज्यादा होता है या बहुत ही का मतलब बहुत ही यंग हो, लाइक ए बोर्न एंड इन NICU, तो इनका ससेप्टेबिलिटी बड़ा होता है क्योंकि अभी उनकी इम्यूनिटी बनी नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उनको इन्फेक्शन जल्दी मिल सकता है, तो हम उसको बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी। इन्फेक्टिविटी ये होता है कि जो जो भी कीटाणु है वो कितना जल्दी किसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेक्टिविटी। यस, ये सब वर्ड्स ध्यान में रखना अच्छा होता है बेसिक से। तो कोई वर्ड यूज करते हैं तो आपको मालूम है कि क्या है। जैसे सीजनल फ्लू होता है, ठंड होने से फ्लू आता है, तो इतना विरलेंट नहीं होता लेकिन इन्फेक्टिविटी ज्यादा होता है, जल्दी जल्दी फैलता है। अगर मेरी इम्यूनिटी अच्छा है तो मेरे को जुकाम जल्दी नहीं होता, अगर मेरी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है तो मुझे जल्दी मिलेगा। So this is what it means by all these words. Okay, great. क्यों आए? ओके, एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया शायद। ओके, what is a common mode of transmission for healthcare associated infections that can be interrupted by through proper infection control practices? मतलब ट्रांसमिशन की जो वजह है, मतलब जाने की, इन्फेक्शन होने की क्या वजह है, जिससे जो मोस्ट कॉमन होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब ऐसे जो जाता है, इन्फेक्शन ऐसे जाता है। एयरबोर्न जो हवा से जाता है। वेक्टर बोर्न, वेक्टर का मतलब कि आपका मॉस्किटो या जो भी है वेक्टर के थ्रू जो जाता है। एंड दूसरा है डायरेक्ट, मतलब कांटेक्ट, किसी चीज को टच किया फिर किसी और को मिल गया। तो ये सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में कौन सा वाला सबसे प्रेवलेंट है? चैट बॉक्स में देख ले क्या आंसर आ रहा है।
ये है डायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट मतलब मैंने यहाँ छुआ, किसी और पेशेंट का ग्लास था वो साफ नहीं था, उसको मैंने छुआ, और दूसरे पेशेंट को बिना हैंड हाइजीन के मैंने जाके छुआ, तो मैंने ये ट्रांसफर कर दिया। या एक नया पेशेंट आया बेड में और पुराना पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, लेकिन बेड ठीक से साफ नहीं हुआ और उसमें एक बुजुर्ग एडमिट हो गया, तो अगर उस सरफेस में कोई इन्फेक्शन रह गया हो, कीटाणु रह गया हो, तो ये बुजुर्ग बाबा जी को वो पकड़ेंगे। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ट्रांसमिशन। हम हाथ से भी लेके जाते हैं, उसको भी डायरेक्ट कांटेक्ट बोलते हैं। मेरा हाथ साफ नहीं था, कहीं और छुआ और मैंने जाके दूसरे पेशेंट को छुआ, दैट इज डायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसमिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फिफ्थ लिंक इन चेन ऑफ इन्फेक्शन? तो इधर कितना पूरा पूरा लिंक डाला हुआ है, 1 2 3 4 5 6। इसमें से कौन सा है फिफ्थ लिंक? फर्स्ट लिंक तो हमने बोल दिया था कि लिंक नंबर 1 है ये। इन्फेक्शियस एजेंट है तो वो कहाँ रहेगा? तो लेट्स सी फिफ्थ लिंक कहाँ आ रहा है इधर। आंसर पोर्टल ऑफ एंट्री। ओके, तो मैंने आपके लिए एक पिक्चर यहाँ डाला है, आई होप इट इज हियर। या ये आपका चेन ऑफ इन्फेक्शन है, तो यहां से शुरू होता है आपका इन्फेक्शियस एजेंट। तो एजेंट कहीं पर भी है, लेकिन उनको रुकने के लिए जगह चाहिए, तो होता है आपका reservoir. Reservoir can be anywhere. It can be in my thuk, it can be in my cough, it can be in my blood, it can be anywhere. There is a reservoir, no? कभी पानी कंटेमिनेट होता है, वो भी हो सकता है। उसके बाद वहां से आपको निकलना है, तो आपका होता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। रेसरवॉयर से आपको बाहर निकलना। तो पेशेंट इन्फेक्टेड है, उसने खांसी किया, बाहर आया, उसका पस पस निकल रहा है वुंड से, तो पस वहां से निकला, वो कहीं और जाना चाहिए, तो पोर्टल ऑफ एग्जिट हो गया। फिर आपको एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन चाहिए, मतलब निकल तो गया, लेकिन वो कैसे जाएंगे, जाने का तरीका अलग होता है। आज ये चेन ऑफ इन्फेक्शन का क्लास नहीं है, तो मैं इतना टाइम नहीं बता सकती, बहुत क्विकली मैं आप सिर्फ चेन ऑफ इन्फेक्शन दिखा रही हूँ। तो हवा से गया, हाथ से गया, जैसे भी गया, तो मान लो कि इधर बैठे मरीज है, उसके अंदर रेसरवॉयर इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, उसने खांसा, खांस लिया तो हवा में आया, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब वो मेरे अंदर जाना है, पोर्टल एंट्री, तो मैं तो वही सांस ले रही हूँ, एंट्री तो फ्रीली अवेलेबल है, टिकट अवेलेबल है, क्योंकि मैं सांस ले रही हूँ। लेकिन मुझे इन्फेक्शन तभी होगा अगर मैं ससेप्टेबल होस्ट हो, तो अगर मेरी इम्यूनिटी अच्छा है तो कुछ नहीं होगा, पोर्टल ऑफ एंट्री खुला है, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ससेप्टेबल होस्ट हो तो मुझे वो इन्फेक्शन हो सकता है, राइट? फिर वहां से वही चीज शुरू हो जाता है कि मेरे अंदर भी इन्फेक्शियस एजेंट है, तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो पांचवा कौन सा? 1 2 3 4 5, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? इसको, ये सब प्रिंसिपल को ध्यान में रखना जरूरी है। ये नहीं है कि मुझे ये रटना जरूरी है कि मेरा फिफ्थ पॉइंट पोर्टल एंट्री है, वो नहीं। आपको एक पिक्चर जैसे सोचना चाहिए कि चेन ऑफ इन्फेक्शन ऐसे चलता है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन में हर चीज को हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, वो किसी और क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे, आज नहीं। What is the term for a person who does not have disease symptoms but can still transmit the infection to others? मतलब पेशेंट के अंदर कीटाणु है, लेकिन वो बीमार नहीं है, लेकिन वो किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगर वो होस्ट ससेप्टेबल हो तो मैं उसको इन्फेक्ट कर सकती हूँ, तो वो कौन है, उसको क्या बोला जाएगा? इंक्यूबेटर, वेक्टर, कैरियर या ससेप्टेबल होस्ट? इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? सी। आंसर सही आ रहा है, सी, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ कैरियर।
आप सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा बॉडी में स्टैफिलोकोकस ऑरियस करके एक बहुत कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो हमारे नाक के अंदर, काफी लोगों के नाक के अंदर रहता है। हमें कुछ नहीं होता, लेकिन वही कीटाणु कोई ससेप्टेबल होस्ट के अंदर घुस गया तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो यू शुड नो दैट आई बिकम अ कैरियर, इट डजंट इन्फेक्ट मी बट आई एम कैरिंग द organism, so that is called the carrier. Which link in the chain of infection can be interrupted by proper hand hygiene and sanitation practices? मतलब हाथ की सफाई और एनवायरनमेंट की सफाई के साथ आप कौन सा लिंक को तोड़ सकते हैं? ए बी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जिस तरीके से जाते हैं। पोर्टल ऑफ एंट्री, मतलब वो कहाँ अंदर जाते हैं उसको आप वो कर सकते हैं। रेसर्वॉयर, जहां ये रुक रहा है उसको ब्रेक कर सकते हैं, या इन्फेक्शन एजेंट को खुद आप ब्रेक कर सकते हो। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ए बी सी डी? ओके, आंसर तो आना शुरू हो गया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यस। जब आप सही सही तरीके से हैंड हाइजीन करेक्ट टाइम पे करते हो, या आपका एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हो, जो भी आप प्रैक्टिसेस करते हो, उससे मोड ऑफ ट्रांसमिशन को आप ब्रेक कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज, वी कॉल इट एज ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन। वो चेन जुड़ा हुआ है, आप कहीं से भी ब्रेक करेंगे तो इन्फेक्शन को आप रोक सकते हैं। Which of the following is an example of an inanimate object that serve as a fomite in the chain of infection? अब ये मीनिंग जानना जरूरी है। इनएनिमेट मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, तो उनको फोमाइट बोलते हैं। अगेन, नॉन लिविंग थिंग्स इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो इसमें आई एम वेरी श्योर अब तक तो आपको आंसर आ ही गया है कि मॉस्किटो है, कि डॉग है, डोर नॉब है, कि हेल्थ केयर वर्कर देमसेल्व्स है। तो कौन सा आंसर होगा? सी, यस। इनको हॉस्पिटल में कहा जाता है फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेस, जो मतलब बहुत बार आप उनको छूते हैं हॉस्पिटल में। जब आप लोग कभी हॉस्पिटल में जाएं, ध्यान से देखो कि कहाँ सब लोगों का हाथ लगता है। डोरनॉब, साइड रेल्स, कॉल बटन, ऐसे बहुत सारे जगह है। टॉयलेट की फ्लश वाला वो बटन, ऐसे बहुत सारा चीज है जहाँ मतलब आपकी हाथ बार बार लगती है, तो वहां से इन्फेक्शन स्प्रेड होने की चांसेस है। अगर गंदे हाथ से किसी ने उसको छुआ और आपने भी उसको छुआ, छूने के बाद आपने किसी और पेशेंट को छुआ, तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो आप इन्फेक्शन फैला सकते हो, राइट? सो दैट इज समथिंग यू विल कीप इन माइंड। ग्रेट, सो लेट्स move on to the next one. The cornerstone of infection prevention, ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन। तो आई एम श्योर दैट सबको अभी तक पता है कॉर्नरस्टोन क्या है। ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट, लेकिन कॉर्नरस्टोन आपका हैंड हाइजीन है। बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन कॉर्नरस्टोन जो बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं वो है हैंड हाइजीन। True and false. A person who generates the biomedical waste is expected to segregate it at source. Is it true or false? जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करता है उसको उसी टाइम सेग्रीगेट करना है, रेड ब्लू ब्लैक जो भी करना है उसको खुद करना है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? यस, इट इज डेफिनेटली ट्रू। ये बेसिक प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होता है। सो दिस इज समथिंग यू कैन रिमेम्बर फॉर लाइफ। ये नहीं चेंज होगा कभी। कोई नहीं बोलने वाला कि आप इंजेक्शन दे दो, किसी और को दे दो, कि भैया इसको नीडल को उसमें डाल दो, सिरिंज को रेड में डाल दो। ये नहीं कर सकते, आपको खुद ही करना बहुत जरूरी है। ओके, टाइमिंग्स। सोशल हैंड वॉश जो अक्सर हम करते रहते हैं, हम लोग सब करते हैं, ट्रैवल करने के टाइम घर में करते हैं, तो वो कितना सेकंड करना चाहिए? मेडिकल हैंड वॉश जो हॉस्पिटल में जब हम हाथ धोते हैं, कि मेडिकल कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, पेशेंट को छू रहे हैं,
अगर सोप एंड वाटर से कर रहे हैं तो वो कितना सेकंड करना चाहिए। और आपका सर्जिकल हैंड वॉश है तो सर्जिकल मतलब स्टेराइल प्रोसीजर आप करने जा रहे हो, सर्जिकल मतलब कैथेटराइजेशन करने जा रहे हो, वो करने के टाइम में सर्जिकल हैंड वॉश आपको, या आप कोई सर्जरी करने जा रहे हो तो उसका कितना मिनट करना चाहिए, या हैंड रब आपको कितना टाइम करना चाहिए। तो लेट्स सी इन द आंसर, लेट्स सी। social hand wash is 20 seconds. Okay, let me tick that. And medical hand wash is for how long? Medical hand wash. Medical hand wash, 60 seconds. Hand rub, 30 seconds. 20 to 30 बोलते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि 30 याद रखो. Surgical hand wash will be 2 minutes. Is that correct? Yeah. Okay. सो ये टाइमिंग नहीं चेंज होना चाहिए। ओटी के अंदर भी द टाइमिंग इज यूजुअली 2 to 5 मिनट्स। कोई कोई सर्जरी में वो 5 मिनट तक सर्जन स्क्रब कर सकता है, लेकिन सर्जिकल हैंड वॉश जो है नॉट मोर देन 2 मिनट्स। ओके, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब हम बाहर या हमारे घर में हैंड वॉश करते हैं, बिफोर मील, आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, मिनिमम 20 सेकेंड्स, हैंड रब 30 सेकेंड्स, मेडिकल हैंड वॉश 60 सेकेंड्स, राइट। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 5 मिनट का कोई भी टाइम नहीं है। ओके, व्हाट इज रिक्वायर्ड बिफोर सेंडिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टेरिलाइजेशन? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट को CSST या कहीं पर भी भेजने से पहले आपको क्या करना चाहिए? सोक them in disinfectant, wash them thoroughly, count them correctly, check for any breakage. इसमें सबसे सही आंसर क्या है? Yes, wash them thoroughly. Now look at the other one. Soak them in disinfectant. ये हो सकता है कि वॉश करने के बाद आप डिसइंफेक्टेंट में उसको सोक करेंगे। काउंट दम करेक्टली, यस। जब आप सेट को CSST भेजते हैं तो आपको देखना है कि जितने सेट में सामान है उतना एक ही नहीं है, वो एक प्रोसीजर होता है, बट दैट्स डिफरेंट। बट ये भी सही है, करना भी चाहिए, और ब्रेकेज के लिए चेक भी करना चाहिए, क्योंकि CSST का सामान जब आता है, खोलता है, तब भी आपको ध्यान में रखना है कि ये कुछ ब्रेकेज हुआ है कि नहीं हुआ है, या आप उसको वापस जब भेजते हैं तब भी ध्यान में रखना है कि कोई ब्रेकेज हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। What is a non-negotiable principle when donning and doffing gloves? ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कि नॉन नेगोशिएबल का मतलब कि आप इसमें सोचने की बात ही नहीं है, आपका इसमें एक्सक्यूज की भी बात नहीं, बस यही करना है। सेलेक्ट द करेक्ट साइज एंड टाइप ऑफ ग्लव्स, डू नॉट टच कंटामिनेटेड साइड ऑफ ग्लव्स, हैंड हाइजीन बिफोर डोनिंग एंड आफ्टर डॉफिंग द ग्लव्स, चेक फॉर एनी टेयर बिफोर वेयरिंग द ग्लव्स। या आई एम श्योर ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब भी सही है। जब आप ग्लव्स लेते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइज क्या है, मुझे स्टेराइल चाहिए कि क्लीन ग्लव्स चाहिए। ये भी सही है कि कभी कंटैमिनेटेड सरफेस जो ग्लव्स का है उस तरफ आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसको उसी तरीके से डॉफ करना चाहिए। एक तरीका होता है, उसी तरीके से उसको डॉफ करना चाहिए। चेक फॉर एनी टेयर, यस। अगर आप ग्लव्स पहनने से पहले आप देख सकते हैं, अगर कोई टेयर है तो आपने ऑलरेडी आंसर किया किसी और क्वेश्चन में कि उसको उसी टाइम निकाल के आपको दूसरा ग्लव्स पहनना चाहिए। So I think we have completed discussing all the questions that I was supposed to discuss today. लेकिन एक चीज आपको याद रखना, ये बेसिक है। यहाँ हमने शुरू किया है जस्ट द बेसिक। अब इसके ऊपर बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप इसके ऊपर जोड़ेंगे। सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन से हम हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर मेनी अदर डोमेन दैट वी आर सपोज्ड टू नो। फॉर एग्जांपल, हाउ डू यू मैनेज द लिनेन?
Yes, you should know what are isolation precaution, more knowledge about PPE. So all these things are important. ये बहुत ही basic हमने अभी discuss किया है. So let's not forget to build that more information that is required for someone to keep the patients safe without spreading any infection to themselves or to others, patients. तो हमारे family को भी harm नहीं करना चाहिए when we go back, right? So always keep in mind that you need to build your smart future. आप लोग सब जानते हैं कि ये बेसिक क्लास अटेंड करने के बाद you have to become smart, build more achievable things. और हर टाइम पे जो नॉलेज गैदर करना चाहिए उसको टाइम पे गैदर करना चाहिए और मेजरेबल, मतलब हॉस्पिटल में जब आप काम करेंगे, पीपल आर गोइंग टू मेजर कि आप काम कैसे करते हैं, एंड दे विल मेक श्योर दैट व्हाटएवर इज मेजर्ड इज द राइट थिंग, राइट? So with that, we have come to the end of the session. So I would say thank you, and I would request that all of you must take the quiz on the link that is available, and then you can get your certificate when you are done with in your 80% marks. When you complete, you will get your certificate. So thank you so much for being here, and I will see you in another video. Thank you.